लखनऊ के खिलाफ गुजरात की हार के बाद हमें ऐसा लगा था कि आरसीबी और पंजाब किंग्स के लिए अब क्वालीफायर 1 के रास्ते तो मानो खुल ही गए हैं, पर हैदराबाद वालों ने कहा कि ऐसे कैसे। पैट कमिंस भाई साक्षात ऑस्ट्रेलिया से फिर से फ्लाइट लेकर आए थे आईपीएल के ये बचे हुए मुकाबले खेलने, तो उसमें किसी न किसी को तो साइलेंट करके ही जाना था ना। अब सामने आरसीबी पड़ गई तो उनके हत्थे चढ़ गए। इस बार तो हैदराबाद को बेन कटिंग की भी जरूरत नहीं पड़ी आरसीबी को इंपॉर्टेंट मुकाबला हराने के लिए। अब भले तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि ये लीग स्टेज का आम मुकाबला था, ऑलरेडी आरसीबी प्लेऑफ्स के लिए पहुंच चुकी है, तो इतना क्या ही इंपॉर्टेंट था। पर मेरे भाई टॉप 2 में जाने के लिए ये आरसीबी के पास इकलौता उनके हाथ में मौका था, जब गुजरात पिछला मुकाबला हार गया था और आरसीबी ने भी ये मौका गंवा दिया। अब ये मसला मैं तो समझ रहा हूं कि जैसा भाई प्लेऑफ्स की रेस को इंटरेस्टिंग नहीं बना पाए, तो टॉप 2 की रेस को इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, वो भी टॉप की टीम्स को हराकर। पर अगर आप आरसीबी फैन होकर ये बात नहीं समझ पा रहे हो कि आरसीबी इतने रन कैसे खा गई और ये मुकाबला कैसे हार गई, और इनफैक्ट अब भी अगर उन्हें टॉप 2 में जाना है तो क्या करना होगा, तो चलिए बताता हूं आज की वीडियो में। बताओ यार, विराट भाई के रिटायरमेंट के बाद ये उनका पहला मुकाबला था। 20 दिन बाद आरसीबी एक मुकाबला खेलने चल रही थी। इनफैक्ट बैंगलोर में मैच होना था, बारिश के चांसेस थे, तो मुकाबला सक्सेसफुली हो जाए इसलिए मुकाबले को बैंगलोर से लखनऊ में शिफ्ट कर दिया गया। और ये सब करके मिला क्या, एक एलिमिनेटेड टीम को जीत और आरसीबी को 42 रनों से करारी हार। खैर मैच की बात करें तो मुझे लगता है कि कल का मुकाबला और परसों के मुकाबले में काफी सिमिलरिटी थी। दोनों की टॉप टीमें जो थी वो टॉस जीतती हैं और कहती हैं कि हम चेस करेंगे, और दोनों एलिमिनेटेड टीमें कहती हैं कि भैया अगर कर सको तो करके दिखाओ। उधर लखनऊ ने तो 235 जड़ दिए थे और इधर हैदराबाद ने 231। वैसे आरसीबी ने मुकाबले में तो बहुत गलती की, पर एक चीज तो मुझे प्लेइंग 12 में भी थोड़ी अजीब नजर आई, वो था मयंक अग्रवाल का आना। यार मयंक अग्रवाल कोई ऐसे टी20 के प्रोफाइलिक बहुत बड़े प्लेयर नहीं रहे हैं, और इनफैक्ट हाल फिलहाल में तो टी20 क्रिकेट जितनी इवॉल्व हो रही है, देखो यार नए नए बच्चे आ रहे हैं और डोमिनेट कर रहे हैं। उसमें आपने मयंक को रिप्लेसमेंट बनाया और सीधा प्लेइंग 12 में ड्राफ्टिंग कर दिया, और फिर उनकी परफॉर्मेंस देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि भाई नंबर 3 पर शायद वो बंदा नहीं खेल सकता, स्पेशली जब आप इतने क्रूशियल स्टेज पर आप पहुंच चुके हो। आपके पास शायद इतना समय भी नहीं है कि आप नए खिलाड़ी को मौका दो। क्या यहाँ पर रिप्लेसमेंट कुछ और बेटर हो सकती थी? बहुत से विकल्प होते हैं यार, बहुत से यंग गन्स खिलाड़ी हैं जो अपने मौके का इंतजार करते हैं, और टीमों ने साइन करके हमें ये दिखाया भी है, तो ये साइनिंग मुझे थोड़ी सी खराब लगी भी। खैर हैदराबाद के बल्लेबाजों ने शुरू से उसी तरीके से खेला जैसा कि लास्ट मैच में खेल कर आ रहे थे। एक प्रॉपर इंटेंट दिखाई, बड़ा स्कोर बनाने की कोशिश की और उसमें काफी हद तक सफल रहे भी, मतलब बहुत ज्यादा सफल रहे, जिसमें बहुत बड़ा क्रेडिट ईशान की शानदार पारी को जाता है, जो कि टूर्नामेंट के शुरुआत के बाद अब जब हैदराबाद टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है तो अपने आप को रिटेंशन की लिस्ट में रखने के लिए एक बार फिर से जाग चुके हैं। इसी पर मैंने ये मीम देखा था कि ईशान किशन इन दिस आईपीएल, स्टार्ट ऑफ द आईपीएल, फिर मिडिल ऑफ द आईपीएल सो रहे थे, एंड ऑफ द आईपीएल में फिर से जाग गए। पर बेटा तुम असल बात नहीं जानते, बंदा जागा इसलिए है क्योंकि ये बंदा अपनी लॉयल्टी और भाईचारा कभी नहीं भूलता। लॉयल्टी मुंबई के साथ है और भाईचारा गिल भाई के साथ। अब दोनों टीमों को टॉप 2 में पहुंचाना है, तो बोला कि कोई बात नहीं है, मैं संभाल लूंगा मैटर। आरसीबी को हराना है ना, हरा देंगे। जर्दी भाई ने कमाल की 94 की नाबाद पारी और एक एंड पर लगातार खड़े रहे, क्योंकि याद रहे कि हैदराबाद रन बहुत तेजी से बना रहा था पर उनके विकेटें गिर रही थी। और इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो 164 पर आधी टीम ढेर हो गई थी। उसके बाद आप उम्मीद करते हैं कि आरसीबी फाइट बैक करती और 200 के आसपास इस टीम को रोकती, लेकिन 188 पर जब 6 विकेट भी गिर गए 17 ओवर के बाद, उसके बावजूद भी ये टीम 231 खा जाती है। इसका मतलब यह है कि आपका बॉलिंग फेलियर क्लियरली दिखा था, और मुझे तो लगता है कि क्लियरली बॉलिंग फेलियर के साथ साथ इंटेंट में भी कमी नजर आई। पहली बार मैंने ऐसे देखा कि आरसीबी के खिलाड़ियों के जो कंधे थे ना वो थोड़े से झुके नजर आए। गेंदबाजी में उनके पास शायद कोई जवाब ही नहीं था, और यही सब देखने के बाद भैया आरसीबी के फैंस कह रहे हैं लौट आओ हेजलवुड भाई, अब मजाक नहीं रहा। बताओ यार, जिस समय में आरसीबी फैंस को एक ऑसी हेजलवुड की जरूरत है, उस समय इनको मिल एक ऑसी पैट कमिंस रहा है। खैर वैसे तो ये टोटल बहुत ही ज्यादा था चेस करने के लिए, और शायद हमें पता था कि आरसीबी इसको चेस कर भी नहीं पाएगी, पर भैया विद आरसीबी यू ऑलवेज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। और वैसे भी हमने देखा था कि इस आईपीएल में जब बड़े बड़े टोटल बन रहे थे तो उसको चेस करने जब पीछे टीमें जाती तो काफी हद तक पहुंच जा रही थी, बस ओवर द लाइन नहीं जाती। लेकिन क्योंकि इस टीम के पास टिम डेविड और रोमारियो शेफर्ड जैसे खिलाड़ी इन फॉर्म अवेलेबल थे, आप उम्मीद कर रहे थे कि क्या पता अगर शुरुआत अच्छी मिल गई तो फिर भैया खेला हो सकता है। खेला हुआ है, लेकिन वो जो हुआ है वो आरसीबी के फैंस के लिए देखने लायक नहीं है, क्योंकि जीत के लिए आरसीबी को एक कमाल की शुरुआत की जरूरत थी। और फिर से दिलाते हैं सॉल्ट और विराट भाई। 7 ओवर में दोनों ने ही मिलाकर 80 रन जड़ दिए थे, जब विराट भाई की विकेट 43 रन पर गिरती है, और ये रन वो बनाते हैं 172 के स्ट्राइक रेट से। और इस पर ना मुझे बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज याद आई। मैंने देखा था जब हर्षा भोगले साहब कह रहे थे कि विराट को बहुत अच्छे से पता होता है कि 160-180 की चेजेस कैसे करनी रहती हैं, उनको पता होता है कि उनको किस तरीके से खेलना है। मैं बहुत क्यूरियस रहूंगा इस चीज को देखने के लिए कि उनकी अप्रोच कैसे चेंज होती है जब 200-210 का चेज रहता है। भाई साहब चेज 231 का था और अप्रोच चेंज होती हम सब ने देखी। बंदे ने 172 के स्ट्राइक रेट से अपनी पारी खेली और बताया कि मैं तेज भी खेल सकता हूं जब टीम को जरूरत हो। और ये सब देखकर एक बार फिर से लगा कि यार इस बंदे ने टेस्ट से रिटायरमेंट ले ली।
आखिर क्यों? खैर आरसीबी इसके बाद भी पीछे नहीं हटती, इनफैक्ट आगे ही निकल जाती है और हमने ये देखा था कि 15 ओवर तक आरसीबी ने इस गेम को कंप्लीटली अपने कंट्रोल में रखा था और एक बहुत ही चेजेबल टोटल तक आगे बढ़ रहे थे। इनफैक्ट इस तरीके के सिनेरियोज थे जहां पर रिक्वायर्ड रन रेट बस 11 के आसपास था, जिसकी आप डेफिनेटली उम्मीद करते हो कि लास्ट के 5 ओवर में बचे हुए फिनिशर्स आपके पास हैं, आपके सिर्फ 3 विकेटें गिरी हैं, मुकाबला आप ही निकालेंगे। पर उसके बाद आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। 16वें ओवर में ही लगातार गिरती है पाटीदार और रोमारियो शेफर्ड की विकेट और वो टीम जो एक स्टेज पर 173 फॉर 4 थी वो 189 पर ऑल आउट हो जाती है। यानी कि आरसीबी अपने आखिरी के 7 विकेट मात्र 4.2 ओवर में 16 रन बनाकर गंवा देती है और इस बड़े मुकाबले को 42 रन के बड़े मार्जिन से हार जाती है। और इससे भी बड़ा ड्रामा तो मुझे जितेश भाई का लगा, जो अपने पहले ही कप्तानी मैच में हारने के बाद आकर ये कहते हैं कि देखो हारना कभी कभी ठीक होता है, हारने के बाद हमें समझ में आएगा कि क्या गलती कर रहे हैं और उसको इम्प्रोवाइज करेंगे। मेरे भाई यहाँ पर जो गलती हुई है, अगर इसके बाद पंजाब और गुजरात ने कैपिटलाइज कर लिया ना तो आपके पास अब इम्प्रोवाइज करने का ऑप्शन बचेगा नहीं। अगर आप टॉप 2 में नहीं जाते हो तो आपको पता भी नहीं है कि सामने वाली टीम को ये कितना बड़ा साइकोलॉजिकल एडवांटेज होता है। बहुत रेयर ऐसी टीमें हैं जो टॉप 2 में नहीं होती हैं और फिर फाइनली जाके ट्रॉफी उठाती हैं। हैदराबाद, मुंबई जैसी टीमों को हमने ये करिश्मा करते देखा है, बट स्टिल बहुत रेयर। खैर टॉप 2 के आरसीबी का मुकद्दर तो अब उनके हाथ में नहीं है, लेकिन पंजाब के पास है और आज उनका मुकाबला होगा दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट और वो चाहेंगे कि ये जो टॉप की टीमें हार रही हैं इस स्ट्रीक को वो तोड़ें। मुझे लगता है दोस्तों कि पंजाब अगर दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट सवाई मानसिंह जयपुर स्टेडियम में खेल रही है, जहां पर रन बहुत बनते हैं, और पंजाब अगर बैटिंग फर्स्ट करती है, इनफैक्ट चेज भी करने जाती है, जिस तरीके की बैटिंग टीम है उनकी, मुझे लगता है एडवांटेज ले सकते हैं, डोमिनेट कर सकते हैं इस मुकाबले को। और इसीलिए मेरे फेवरेट्स पंजाब हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। अगर वो ये मुकाबला जीतेंगे तो आपको पता है कि वो अपने आप को टॉप 2 में रखने के अब प्रबल दावेदार बन जाने वाले हैं। मेरी प्रेडिक्शन जो फाइनल होगी वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दूंगा, जिसको आप यहां से स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिलेगा। लेकिन अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग सवाल पर कि मेरे भाई अब ये बता दो कि सारी टीमों का सिनेरियो क्या कहता है, टॉप 2 में किसके जाने के चांसेस कितने हैं, क्या सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। देखो दोस्तों, अगर आप बात करोगे गुजरात की तो उनकी किस्मत फिर से उनके हाथ में आ चुकी है। जो कल चली गई थी अब वो फिर से हाथ में है। जीटी को सिर्फ इतना करना है कि सीएसके के खिलाफ अपना मुकाबला जीत जाइए। इंश्योर्ड एंड एश्योर्ड है कि आप क्वालिफायर 1 खेलते ही नजर आओगे। इसके अलावा बहुत से कॉम्बिनेशंस हैं पर सबसे सिंपल और क्लियर यही है। पंजाब किंग्स टीम की बात करें तो अपने बचे हुए दोनों मुकाबले जीतिए, आप भी श्योरली क्वालिफाई करोगे। यानी कि आज का मुकाबला आपके लिए जीतना कंपलसरी बन जाता है अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स, अगर आपको श्योर शॉट चाहिए क्वालिफायर 1 खेलने का। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप एक मुकाबला जीत कर भी ये कारनामा कर सकते हो, पर एक्सपेक्ट करो कि जीटी या फिर आरसीबी एटलीस्ट अपना एक मुकाबला हारे। और क्योंकि आप पंजाब अपना आखिरी मुकाबला मुंबई के अगेंस्ट ही खेल रहा है तो उनको आप हरा ही दोगे। अगर आप डीसी से हार भी जाते हो तो फिर आपको ये उम्मीद करनी पड़ेगी कि जीटी और आरसीबी में से कोई एक टीम अपना एक मैच और ड्रॉप करे और आप टॉप 2 में चले जाओगे। लेकिन ज्यादा बेटर क्या है, दोनों मैचेस जीत जाओ, आपके हाथ में आपकी किस्मत। लेकिन अब आरसीबी के लिए चीजें फंस गई हैं क्योंकि किस्मत उनके हाथ में नहीं है। लेकिन उनका सिनेरियो क्या है समझाता हूं। पहला सिनेरियो यह है कि गुजरात टाइटंस अपना फाइनल मैच अगर सीएसके के अगेंस्ट हार जाती है तो आरसीबी अपना आखिरी मैच लखनऊ के अगेंस्ट जीतकर आसानी से टॉप 2 में जा सकती है और मेरे हिसाब से ये सबसे ईजीएस्ट सिनेरियो है जो मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन दोस्तों अगर ऐसा नहीं होता है, सिनेरियो 2 में अगर जीटी सीएसके के अगेंस्ट जीतती है जिसके चांसेस ज़्यादा हैं, तो फिर आपको ये उम्मीद करनी पड़ेगी कि पंजाब अपने दोनों मुकाबले या फिर दोनों में से कम एक मुकाबला तो हार ही जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर आपके पास ये एडवांटेज रहेगा कि वो कितने मार्जिन से हारे हैं, आपको कितने मार्जिन से लखनऊ को हराना है जो है टॉप 2 में जाने के लिए। आपके पास ये एडवांटेज रहेगा क्योंकि आप सबसे अंत में खेल रहे हो, वो इक्वेशन आपके हाथ में रहेगी। उस इक्वेशन से जीतकर आप टॉप 2 में जा सकते हो। लेकिन बेस्ट ये है कि जीटी हार जाए, उससे भी बेस्ट ये है कि पंजाब या तो अपने दोनों हार जाए या फिर अगर एक हार जाए तो बड़े मार्जिन से हार जाए ताकि आपके लिए रोड आसान हो। वहीं पर मुंबई की बात करोगे तो मुंबई के लिए सिचुएशन बहुत कठिन है। इनफैक्ट जब तक उनका आखिरी मैच आएगा क्या पता तब तक ऐसा हो जाए कि कोई 2 टीमें ऑलरेडी टॉप 2 में पहुंच भी जाएं, ये भी हो सकता है। तो फिर फिलहाल उनके लिए इक्वेशन में बात करना बहुत मुश्किल है। अभी बात यह है कि मुझे लगता है कि जीटी और पंजाब यहां से फेवरेट बन जाते हैं। हालांकि आरसीबी के पास मौका है। आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पंजाब के फैंस नहीं देखेंगे, आरसीबी के फैंस भी तकतकी लगा कर देखेंगे कि क्या आज पंजाब हार रही है। आरसीबी फैंस यही चाहेंगे, पंजाब चाहेगा कि वो जीत जाए, मजा आएगा। आपको क्या लगता है आज मुकाबले में क्या होगा, मुझे कमेंट्स में बताओ। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।